चाहिए, क्योंकि जब तक आप जवाब तलब नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आइए अब एक घटना की तरफ चलते हैं। और उस घटना की आपको याद दिला देंगे, बहुत पुरानी घटना हो गई चलिए, लेकिन एक नई घटना से वो घटना दोबारा से आ गई। 30 साल बाद बदला, पुष्कर में 4 गोली मारकर हिस्ट्री शीटर की हत्या, साथी घायल। बाइक से आए थे 3 हमलावर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया। वेरी गुड। क्या बोले जिन्होंने मारा, वो कुछ कह रहे हैं। फायरिंग के बाद मुख्य आरोपी सूर्य प्रताप बोला, पिता की मौत का बदला ले लिया। अगला नंबर जयपाल, पूरे विधायक का। अरे रे, किस किस को मार दिया? अरे साहब, बदमाशों ने जो है सवाई सिंह को गोली मारी। पहली गोली ब्रेन सांस नली को फाड़ते हुए जबड़े में धसी, दूसरी कंधे, तीसरी पेट व चौथी मिस हुई। 5 मिनट में खेल हो गया सर, टपाटप टपाटप। एक तरह से गैंगवॉर टाइप का समझ लीजिए। इनको फॉलो करते हुए जो है मुख्य आरोपी सूर्य प्रताप और धर्म प्रताप, उनके एक और साथी थे, वो इनको फॉलो करते हुए आए और जो है गोलियों से छलनी कर दिया। 30 साल बाद बदला लिया, बोले अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। सही किया कि गलत किया? क्या ऐसे मारना चाहिए किसी को? क्या किसी को इस प्रकार से मारा जाना चाहिए? कानून अपना काम करेगा, किसी को इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए? सवाल बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ कोई बोल नहीं था, चुप हो जाते सब। तो कहते सही किया। अच्छा चलिए सब समझदार हो गए यार, सब समझदार हो गए। चलिए देखें क्या मामला है, आइए ज़रा देखें। अजमेर सेक्स कांड, 100 से अधिक लड़कियों का बलात्कार और 31 साल बाद खूनी बदला। अरे गजब, ये तो मामला अजमेर से जुड़ गया। बिल्कुल, वो जो मामला है वो अजमेर से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है जरा समझिए। इस अजमेर सेक्स कांड का भांडाफोड़ जिस व्यक्ति ने किया था, उनके बेटे ने आज बदला लिया है। पत्रकार थे साहब, और इन्होंने, मदन सिंह ने इस पूरे सेक्स कांड का खुलासा किया था। मदन सिंह के ऊपर बहुत प्रेशर उस समय का था, क्योंकि इसमें तमाम सारे लोग जुड़े थे। हम पूरा वाक्य आपको बताएंगे, लेकिन पहले मदन सिंह की कहानी समझ लें। किसी में हिम्मत नहीं होती थी, जेरोक्स कॉपियाँ बट रही थी नंगी लड़कियों की, उनके साथ सेक्स करते लोगों की, उनको नोचते खसोटते लोगों की जेरोक्स कॉपियाँ। उस समय फोटोस्टेट होती थी साहब, ये सब मोबाइल वोबाइल नहीं था। तो वो कॉपियाँ पूरे अजमेर में घूम रही थी। सोफिया कॉलेज की घटना है, सोफिया कॉलेज का मामला है, और बहुत चर्चित मामला था। बड़े घरों की लड़कियां थी इसमें, ज़्यादातर रईस घरों की, रईस खानदानों, अच्छी सुंदर लड़कियां जो जैसे होते ना। ये पहला बलात्कार जिहाद कह लो आप इसको, क्या कह लो। सरकारों ने इसमें ये कहकर चुप कर दिया अपने आप को कि अरे साहब ये तो जो है 2 धर्मों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए इसको चुप करें। ये प्रॉब्ली अगर इसको आजकल वो लव जिहाद कहते हैं, पर ये तो पूरा विशुद्ध रूप से बलात्कार था, तो इसको क्या लव जिहाद जैसा छोटा शब्द नहीं दे सकते। तो ये एक पत्रकार थे जिनकी हिम्मत हुई, जिन्होंने हिम्मत करी और हिम्मत करके इस खबर को छापा। जैसे इस खबर को छापा तो आग की तरह खबर फैली। पता सबको था, सरकारी महकमे में भी सबको जानकारी थी कि सब कुछ चल रहा है, लड़कियों का रोज़ बलात्कार हो रहा है और 20-20 लोग नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं एक एक दिन में। लेकिन सब चुप थे। इस पत्रकार ने, मदन सिंह ने हिम्मत करके इस खबर को छापा। अब इसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हुआ। ये सीरीज़ में जो है लगातार इस मुद्दे को लगातार उठाते चले गए। इनके ऊपर प्रेशर बना, बोले शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं तो तुमको सही कर देंगे। खैर, पूरी घटना में ये हुआ कि मदन सिंह को जो है इन लोगों ने एक जगह मदन सिंह के ऊपर हमला किया। जब हमला किया तब उस हमले में जो है मदन सिंह घायल हो गए, और बहुत बुरी तरह से घायल हुए। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में घुसकर मदन सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हॉस्पिटल के अंदर घुसकर, सोचिए आप, इतनी हिम्मत कि हॉस्पिटल के अंदर घुसकर गोलियों से भूनकर आप हत्या कर दोगे किसी की। ऐसी हिम्मत उस समय थी साहब। कांग्रेस की सरकार थी संभवतः, जहाँ तक हाँ कांग्रेस की सरकार थी। आइए अब ज़रा इस पूरे केस को देखें और पूरे केस को समझिए। तो जब घुसकर जब हत्या हुई तब फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका बदला जो है इनके बच्चों ने लिया। क्यों लिया वो भी देखें, सारी चीज़ों को समझिए।
रिपोर्ट के अनुसार दिवंगत पत्रकार मदन सिंह के बेटो जिसका कत्ल किया वह हिस्ट्री शीटर और पूर्व पार्षद सवई सिंह था। मदन सिंह की हत्या मामले में सवई सिंह भी आरोपी था। हालांकि बाद में अदालत ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण उसे बरी कर दिया था। अब 30 साल बाद सवई सिंह पर पुष्कर ने बसेली गांव में एक रिजॉर्ट में हमला किया। हमले में सवई के दोस्त दिनेश तिवाड़ी भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सवई पर हमला करने वाले भाइयों में से एक सूर्य प्रताप सिंह को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वहीं दूसरा भाई धर्म प्रताप फरार बताया जा रहा है। ठीक है साहब, पकड़े गए। उसने बोला सवई सिंह ने मेरे पिता को मारा, अब मैंने इसे मार दिया। अगला नंबर राजकुमार जयपाल, कांग्रेस के पूर्व विधायक का है। बता दें राजकुमार जयपाल भी मदन सिंह हत्या मामले में आरोपित बनाए गए थे, लेकिन वे भी कोर्ट से बरी हो गए। इनकी जो मां है उन्होंने एफआईआर कराई थी। एफआईआर में उन्होंने इनको नामजद कराया था, इन लोगों को, है ना, इन सभी को नामजद कराया था, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट से सब बरी हो गए, सारे के सारे बरी हो गए। चलिए मामला क्या है उसको भी समझ लीजिए। आखिर इन्होंने मदन सिंह की हत्या करी तो क्यों करी। 1992 में अजमेर में एक नामी गिरामी स्कूल गर्ल्स स्कूल सोफिया की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने और उन्हें ब्लैकमेल करने का सिलसिला सा चल पड़ा था। जब साप्ताहिक समाचार पत्र चलाने वाले मदन सिंह ने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया था। हालांकि अजमेर सेक्स कांड में कई बड़े नेता रसूखदार लोगों के नाम भी शामिल थे, इसलिए मदन सिंह को पहले चुप रहने की कई बार धमकाया गया, लेकिन जब मदन सिंह ने इस मुद्दे को उठाना जारी रखा तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। श्रीनगर रोड पर मदन सिंह पर हमला हुआ था। हमले में जख्मी होने के बाद उन्हें अजमेर के JLN अस्पताल में एडमिट कराया गया, मगर अस्पताल के अंदर ही गोलियां मारकर मदन सिंह की हत्या कर दी गई। मदन सिंह की मां के बयान के आधार पर कांग्रेस के पूर्व MLA राजकुमार जयपाल, सवाई सिंह, नरेंद्र सिंह समेत अन्य के लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ, मगर 20 वर्षों तक खींचे इस मुकदमे में 2012 में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत, सोचिए आप, हमारे यहाँ कैसे बरी करते, सबूतों के अभाव में इनको बाइज्जत बरी किया। इसके बाद भी एक बार मदन सिंह के बेटे सूर्य प्रताप और धर्म प्रताप ने सवाई सिंह और कांग्रेस नेता जयपाल पर फायरिंग की थी, मगर उस वक्त दोनों बच गए थे। न्याय मांगा साहब, कोर्ट से मांगा न्याय। और किसके लिए लड़े मालूम? मदन सिंह किसके लिए लड़े? मदन सिंह इज अवर रियल हीरो। मदन सिंह लड़े हमारे और आपके लिए, हमारी बेटियों की आबरू के लिए, हमारी बेटियों की आबरू जो फोटोस्टेट की दुकानों पर नीलाम हो रही थी। मदन सिंह अगर ये मुद्दा नहीं उठाते तो ना जाने कितने और घरों की लड़कियां अभी कोठों की शान बढ़ा रही होती। अब तो मर खप गई होती। खैर 30 साल पुराना, 16-16 साल की लड़कियां, 14-14, 13-13 साल की लड़कियां, 20-20 दरिंदे उनको नोचते खसोटते। और कैसे? सबसे पहला मामला कहाँ से शुरू हुआ था? सबसे पहला एक व्यापारी के बेटे के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया, उसकी फ़ोटो वोटो खींच ली, उसको ब्लैकमेल किया, तो वो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया। बोले तू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोले नहीं तो तेरी फ़ोटो सब जगह वायरल कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे। ये जो टैक्टिक्स है ना, ये टैक्टिक्स अक्सर जो है एक विशेष प्रजाति वाले लोग चलाते हैं। तो चलाई गई, वो प्रेशर में अपनी गर्लफ्रेंड को ले गया, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बलात्कार हुआ, उसकी फ़ोटो वोटो खींच गई। फिर उससे बोला गया अब तो अपनी सहेलियों को ला। वो सहेली के साथ भी यही हुआ कि 5-10 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, वीडियो फिल्म बनाई, फलान किया, ढिकान किया, अब तू अपनी सहेली को ला। तो ये जो सिलसिला चल पड़ा। एक्चुअली इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें ये होना चाहिए था पुलिस को इन अपराधियों को पकड़ना चाहिए था, 3rd डिग्री देनी थी, सारी फुटेज बरामद करनी थी, जो वीडियो बनाई थी, जो फोटो बनाई थी, वो सारी बरामद करनी थी। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें चिश्ती वाले लोग, चिश्ती जो है ना परिवार, वो इन्वॉल्व था। इसलिए कहते नहीं वो हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा। तो हिंदुओं की लड़कियों को बुला के नंगा करके उनके साथ बलात्कार किए गए, उनकी नंगी वीडियो बनाई गई, ब्लू फिल्म्स बनाई गई, पूरे बाजार में उनको सर्कुलेट किया गया, फोटोस्टेट की दुकानों पर ये था। और हालत ये हो गई थी लड़कियों की कि वो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। कोई भी उनको खींच लेता, चल इधर आ, उधर भी तो तेरी फोटोस्टेट बिक रही है, तो मेरे साथ करने में क्या दिक्कत है। मतलब ये हालत हो गई थी कि रास्ते पर नहीं चल सकती, ऐसी बुरी हालत। कई लड़कियों ने इसमें सुसाइड किया, एक साथ 6 या 7 लड़कियों ने सुसाइड किया। तब जाकर ये मामला निकल कर आया था कि मामला है क्या। तब ये मामला निकला, तब मदन सिंह जी के हाथ में ये मामला आया। तो मदन सिंह तो किसको बचा रहे थे? आपकी बच्चियों को बचा रहे थे। मदन सिंह को गोली मार दी, किसने मारी? बलात्कारियों ने मार दी। और इसके बाद भी कोई डिसीजन नहीं। और 100 करोड़ से ज़्यादा आप लोग कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठा पाए। सरकारें आई, आपकी भी आई, आपकी वाली जो कही जाती हैं, उनको मैडम को भी मौका मिला, कुछ नहीं किया। 2012 में अभी ख़त्म हुआ ना केस, कर सकते थे चाहते तो।
मेरा अब यहाँ पर एक निवेदन बाद में करूँगा, पहले ज़रा पूरा केस करूँ। कानून को फुर्सत कहाँ तीन से तो है ना, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साहब ये वो तमाम सारी फोटोग्राफ्स है। ये बिना कपड़ों के लड़की खड़ी है, उसके दोनों स्तन पकड़ के खड़े हुए हैं दो लोग, ऐसी फ़ोटो थी साहब। ये फ़ोटो, इस प्रकार की फोटोग्राफ्स। नेशनल यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती मेन एक्यूज्ड ऑफ 1992 अजमेर सेक्स स्कैंडल। और बाद में बता दिया गया साहब ये तो मानसिक, इनका सबसे बढ़िया क्या है, मानसिक रूप से सही नहीं है। मानसिक रूप से सही नहीं तो फांसी लगा के क्यों नहीं मर गया, इसको फांसी, इस अपने आप फांसी लगा क्यों नहीं मर गया, मानसिक रूप से सही नहीं है। ये है वो मदन सिंह जी जिनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आइए और देखिए। 100 से ज़्यादा कॉलेज गर्ल्स हुई शिकार, बटने लगी न्यूड फोटो और जेरोक्स कॉपीज। ये स्थिति थी साहब। ये तो बहुत अखबारों में छपी हुई फोटो, बहुत फेमस है साहब। 250 से ज़्यादा हिंदू गर्ल, अंदाज़ा है हज़ारों की संख्या में थी। कौन कौन थे, इशरत अली, मोइजुल्लाह उर्फ पूतन इलाहाबादी, परवेज़ अंसारी, ये सब के सब वहशी दरिंदे, सब वहशी दरिंदे। इनके लिए आवाज़ उठाई थी मदन सिंह ने। अब सवाल ये, और उनको मार दिया। तपन जी धन्यवाद। साल 1992 अजमेर में 100 से अधिक हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका बलात्कार किया गया था। धोखे से उनकी अश्लील तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल कर उन्हें कहा गया कि वे दूसरी लड़कियों को भी फंसाकर उनके पास लाए। इस तरह यह रेप और ब्लैकमेलिंग की पूरी एक चेन बन चुकी थी। इस मामले में फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती मुख्य आरोपी थे। तीनों ही यूथ कांग्रेस के बड़े नेता थे। फारूक चिश्ती तो उस वक्त इंडियन यूथ कांग्रेस की अजमेर इकाई का प्रमुख था। वहीं नफीस चिश्ती कांग्रेस की अजमेर यूनिट का उपाध्यक्ष था। अनवर चिश्ती अजमेर में कांग्रेस का संयुक्त सचिव था। यही नहीं, तीनों ही आरोपित अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम भी थे। यानी आरोपितों के पास सियासी और मजहबी दोनों ही ताकत थी, जिसके चलते कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। वहीं बलात्कार का शिकार होने वाली लड़कियां भी आम लड़कियों नहीं थीं। इनमें से अधिकतर आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े अधिकारियों की बेटियां थीं। कुछ नहीं कर पाए आईएएस, आईपीएस। अपनी बेटियों की नंगी तस्वीरें देखते रहे अपने सामने, और बलात्कारी सामने साथ में फोटो खड़े होकर खिंचवा रहे हैं साहब। ये पहला ऐसा केस है जिसमें बलात्कारी साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, तो भी कुछ नहीं कर पाया। अरे एसपी साहब, आईएएस साहब, एनकाउंटर नहीं कर पाए। अरे तुम जैसा दल्ला बाप तो भगवान किसी को ना दे, तुम जैसा दल्ला बाप भगवान किसी को ना दे। अगर ऐसे बाप होते तो इस दुनिया में बाप होना बंद हो जाना चाहिए। इसलिए इस दुनिया में बच्चे पैदा हो, बेटी बेटा नहीं, मैं कहता हूँ बच्चे पैदा हो जाना बंद हो जाना चाहिए अगर ऐसे बाप होते। ये आईएएस, आईपीएस, अरे डूब मरो सालों, डूब मरो। अरे अरे कुत्ता भी तुमसे बेहतर है, सुअर भी तुमसे बेहतर होता है। तुम लोग इतने गए बीते हो, तुम अपनी बेटियों का न्याय नहीं दे पाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मैं होता तो मैं चिंता नहीं करता, एनकाउंटर कर करके एक एक को डाल देता। कोई बना रहे, कोई बना रहे, भाड़ में गई नौकरी। कितने कितने लज्जित हो तुम, सब हिंदू ही थे ना। कितना गया बीता एक हिंदू हो सकता, अपनी नौकरी के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए अपनी बेटी को बेच दिया। नंगी तस्वीर उसकी पूरे मार्केट में घूम रही है, और वो कहता मैं आईपीएस हूं, मैं आईएएस हूं। इतना बुरा हाल है हिंदुओं का। ये आज से नहीं है सर, 30 साल पुराना है। वो दूसरों पे दोषारोपण करेगा, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, खुद कुछ नहीं कर पाएगा। यहां पर भी ऐसे बहुत सारे हैं, खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। फलाने ने ऐसा कर दिया, ढिकाने ने ऐसा कर दिया, तो कुछ नहीं कर पाया। इतना कुछ हुआ। अब मैं पूछता हूं, मदन सिंह के बेटों ने सही किया, गलत किया? डंके की चोट पर कहता हूं, मदन सिंह के बेटों ने बिल्कुल सही किया। जब कानून से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो यही करेगा कोई आदमी, और ऐसा करने वाले हिंदुओं में लाखों नहीं, करोड़ों में एक होता है। हमने पहले भी कहा, अपनी हैसियत ऐसे, तुम्हारे बाप को किसी ने मार दिया और तुम जाके कानून की बात करते हो। अरे लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारे ऊपर। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि जिसने तुम्हारे बाप को मारा वो चाहे कितना बुढ़ा हो जाए, वो बचना नहीं चाहिए। कानून से हम प्रयास करेंगे, कानून से होगा अच्छी बात, लेकिन कानून अगर अंधा हो जाएगा, कानून अगर सबको बाइज्जत बरी करेगा बैठकर, तो फिर कानून की बात कौन मानेगा? क्या गलत किया उन्होंने? यही मदन सिंह की क्या गलती थी? ये गलती थी कि उसने हिंदू बेटियों को बचाया, हिंदू बेटियों के लिए आवाज उठाई। मदन सिंह की ये गलती थी।
कि वो अपने समाज के लिए और ये इतने बलात्कारी वहशी दरिंदों को जेल के पीछे देखना चाहता था। वहशी दरिंदों ने उसको गोलियां मार मार के उसको मार दिया। और आज उसके बेटों ने 30 साल इंतज़ार करने के बाद बच्चे बड़े हुए तो बदला लिया। बिल्कुल सही किया। ऐसे बलात्कारी वहशी दरिंदों के साथ यही होना चाहिए। बिल्कुल सही हुआ, कोई गलत नहीं। जो ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास करे, जब इनका नाम उसमें था, आज बाइज्जत बरी हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे तो नहीं नाम लिखाया होगा ना उसकी माँ ने, मदन सिंह की माँ ने ऐसे ही नाम लिखा दिया। कुछ तो आपने किया होगा, आरोपित तो रहे हो ना आप। तो जैसा किया, जैसी करनी वैसी घर भरनी। फिर क्या हुआ? एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों को इस बारे में पता तो पहले से था, मगर मामला हिंदू मुस्लिम ना हो जाए इसलिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अरे गजब साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मैं तो पढ़ रहा हूँ आपके सामने न्यूज़ पढ़ रहा हूँ जो है। ठीक है ना? तो ये स्थिति है। रिपोर्ट बताती है आरोपितों ने सबसे पहले कारोबारी के बेटे के साथ कुकर्म कर उसकी अश्लील तस्वीर उतारी। उसके बाद उसकी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आने के लिए बाध्य किया। आरोपियों ने उसकी गर्लफ्रेंड का बलात्कार करने के बाद उसकी अश्लील तस्वीरें उतार ली। उस लड़की को ब्लैकमेल कर अपनी सहेलियों को लाने को कहा। इसके बाद यह सिलसिला सा चल पड़ा, एक के बाद एक लड़की के साथ बलात्कार करना, उनकी नग्न तस्वीरें खींचना, फिर ब्लैकमेल कर उनसे भी अपनी बहन, सहेली, भाभी आदि को लाने के लिए कहना और उन लड़कियों के साथ भी वही घृणित कृत्य करना। इस चेन सिस्टम में 100 से अधिक हिंदू लड़कियों के साथ भी बलात्कार की कई घिनौने कृत्य हुए। यह भी कहा जाता है कि स्कूल ने इन बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले नेता, सरकारी अधिकारी तक शामिल थे, लेकिन प्रशासन बस हिंदू मुस्लिम की टेंशन लेकर चुप था। जिन लड़कियों को बलात्कार हुए, उनकी अश्लील तस्वीरें खींची गई, उनमें से कईयों ने आत्महत्या कर ली। एक ही साथ 6 से 7 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए न प्रशासन आगे आ रहा था, न समाज, और लोकलाज के डर से उनके परिवार वाले भी चुप थे। डिप्रेस्ड होकर इन लड़कियों ने मौत को गले लगाना ही उचित समझा। कई महिला संगठनों के प्रयास के बाद भी लड़कियों के परिवार आगे नहीं आ रहे थे। इस गैंग में शामिल आरोपियों की बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच होने के कारण किसी ने मुंह नहीं खोला। बाद में किसी एनजीओ ने इस मुद्दे को उठाया और फुटेज और वीडियोस के जरिए 30 लड़कियों को पहचाना गया। पीड़िताओं से बात की गई, उन्हें केस दर्ज कराने के लिए कहा गया, मगर सोसाइटी में बदनामी के नाम से कई परिवारों ने इनकार कर दिया। केवल 12 लड़की ही केस फाइल करने के लिए राजी हुई, लेकिन बाद में धमकियां मिलने पर 10 और लड़कियों ने कदम पीछे खींच लिए। बाकी बची 2 पीड़िताओं ने मामले को आगे बढ़ाया। इन लड़कियों ने 16 आरोपियों को पहचान करी। बताइए, इसके बावजूद सब बरी हो जाते हैं साहब, इसके बावजूद लोग बरी हो जाते हैं। इसके बाद कैसा सिस्टम है, कैसे लोग बरी हो जाते हैं? मैं आज भी जो तमाम सारी, और इसमें जो सैकड़ों लड़के, 30 लड़कियों की इसमें पहचान हुई थी। अब तो आज की आपकी उम्र बहुत हो चुकी होगी, आज आप बुजुर्ग हो चुकी होंगी। मेरा हाथ आज भी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंचती है तो कृपया कर आप बाहर आए, कृपया कर आप बाहर आए। वो ज़माना बदल गया, मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ, कोई आपको खरोच भी नहीं लगा पाएगा। आप बाहर आएँ और बयान दीजिए ठप्पे के साथ, और पहचानिए इन कुत्तों को। उनको कुत्तों की मौत मिलनी चाहिए, इस देश के अंदर कुत्तों की मौत मिलनी चाहिए। ये जीने के लायक लोग नहीं हैं। आप कहाँ, आप लोग घूमते रहते हो, इधर एक बलात्कार, उधर, उसमें दर्द होने लगता है आपको। आप अपनी माओ के लिए अभी तक हिसाब नहीं चुकता कर पाए भाई साहब। क्या बात करते हो आप? टेस्ट बॉन्ड दिल्ली पढ़ना तो नाम इन सेंचुरी, किरण शाह जी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्थिति है साहब। कानून ने क्या दिया? कुछ नहीं। बाबा जी का ठुल्लू। क्या प्रशासन ने किया? कुछ नहीं। मैं कहता हूँ चलो, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बाद में तो आई, औरों की सरकार भी आई, उन्होंने क्यों नहीं इस मामले को उठाया? उन्होंने क्यों नहीं इस मुद्दे को दिया? आज मैं इस बात की डिमांड करता हूँ आप तमाम सारे लोगों से, आपके पास वोट मांगने आएंगे लोग, आपका ये जिम्मेदारी है। आप हर बीजेपी के नेता से पूछेंगे जो आपसे वोट मांगने आएगा, क्या तुम अजमेर कांड को दोबारा खुलवाओगे? क्या इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी? अगर होगी तो वोट दूंगा, नहीं तो वोट नहीं दूंगा। बताओ क्या करना है? वोट तो आपको जो देना है वो देना है, लेकिन ये प्रेशर आप जरूर क्रिएट करना, ये प्रेशर आप जरूर बनाना। हमको ये मुद्दा चुनावी मुद्दे में भी चाहिए, वो नहीं बनाएंगे, आपको बनवाना है। वो तो कह देंगे, चुप हो जाएंगे, बोले नहीं नहीं विकास की बात करो। पहले पुराना हिसाब चुकता,
पहले उन सारे आरोपियों को जेल और फांसी, फिर आगे बात होगी। मंजूर है तो वोट लेने आओ, नहीं तो निकल लो। स्टैंड तो लेना पड़ेगा बीजेपी को, स्टैंड तो लेना पड़ेगा। ये मामले को इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। इस पूरे केस को दोबारा ओपन होना चाहिए, पूरे केस में दोबारा, क्योंकि ये 30 लड़कियों के नामजद होंगे। इन 30 लड़कियों को बाकी लड़कियां मालूम होंगी, इनसे चेन थी ना, तुम अपनी सहेली लाओ, तुम अपनी सहेली, तुम अपनी सहेली लाओ, तो ये चेन दोबारा से मिल जाएगी। उनसे पूछिए। और क्लोज डोर फैसला होना चाहिए, क्लोज डोर। आपको डर लग रहा ना कि भाई आपका मामला उधर है, तो क्लोज डोर होती है कोर्ट, जिसमें कोई भी कार्रवाई बाहर नहीं आती, पब्लिश नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि उस दरवाजे बंद करके होती है सुनवाई, नहीं, सुनवाई वैसी होती है। क्लोज डोर का मतलब ये होता है कि वहाँ जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं भी बाहर नहीं आएगी, पब्लिक डोमेन में। पब्लिक डोमेन में मत लाइए, हमें तो सिर्फ सज़ा से मतलब है, हमें सज़ा चाहिए। ये बुढ़े हो गए होंगे जो हरामजादे, आज इन्हें फांसी के फंदे पर झूलता देखना चाहता हूँ। और इनको ना वो हाइड्रा में, अफगानिस्तान वाले स्टाइल में पूरे शहर शहर घुमाए, सिर्फ वहाँ नहीं, अजमेर में नहीं, शहर शहर। हमको दिल्ली में भी चाहिए, 2 दिन दिल्ली में भी लटके झूलते रहेंगे, लाशें सड़ जाएं भले ही, लेकिन होना चाहिए। ये दहशत ज़रूरी है, ताकि कोई भविष्य में ऐसा काम करने की कोशिश ना करे। ठीक है ना। वी शुड लर्न फ्रॉम मुसाद एलिमिनेशन स्क्वाड। अनिल ठाकुर जी कहते हैं, आप तो वहाँ बैठ के सर स्क्वाड की बात कर रहे हो, कैसे काम बनेगा? विदेश में बैठ के कैसे बात बनेगी? कमाल है साहब, बड़ा विचित्र बात है। खैर, फिर क्या हुआ? तो साहब सभी 16 आरोपियों की पहचान हुई थी। 1992 में पूरा सेक्स स्कैंडल सामने आता है। लड़कियों ने आरोपियों की शिनाख्त करने के बाद 8 को अरेस्ट किया। सिर्फ 8 अरेस्ट हुए सर। 250 के आसपास तो अखबार ने लिखा है, हमें लगता है 1000 के ऊपर लड़कियों के बलात्कार हुए। 8 लोग ने किए बस। वो नेता कहाँ गए जिनको सप्लाई की गई थी? 1994 आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम नामक शख्स को जमानत पर छूटने के बाद खुदकुशी कर ली। इसके 6 साल बाद इस मामले में पहला जजमेंट आया। अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस बीच फारूक चिश्ती को मानसिक बीमार बना दिया गया, जिसके चलते उसका ट्रायल पेंडिंग हो गया। बाद में जिला अदालत ने 4 आरोपियों की सजा घटाते उन्हें 10 साल की जेल दे दी। आई शाबाश, क्या बात है। कोर्ट से कहा गया कि 10 साल जेल की सजा ही पर्याप्त है, लेकिन सजा घटाए जाने के फैसले को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? बड़ा इजी है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दो, अच्छे से लड़ोगे ही नहीं, याचिका खारिज हो गई, काम खत्म। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी डिसाइड हो गया, आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक अन्य आरोपी सलीम नफीस को अजमेर सेक्स कांड के 19 वर्ष बाद 2012 में पकड़ा गया, लेकिन वो भी जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ गया। इसके बाद से सलीम नफीस की कोई खबर नहीं। सालों साल गुजर गए, लेकिन कोई नई खबर नहीं आई। उन बालिकाओं का क्या हुआ? कितने नेता रेपिस्ट निकले? सलीम नफीस कहाँ हैं? चिश्ती परिवार के मुख्य आरोपी का क्या हुआ? उन दर्जनों बेटियों में से कुछ ने तो खुदकुशी कर चुकी हैं, कई अपने दिलों में इस डर को दबाकर जीने के लिए बाध्य है। विडंबना है कि देश के सबसे बड़े सेक्स कांड, जिसमें कांग्रेस के नेता से लेकर अजमेर दरगाह के कुछ लोग भी शामिल थे, जिसमें 100 से अधिक बच्चियों के शरीर और आत्मा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसे दबाने की कई कोशिशें की गई और सच पर पर्दा डाला गया। तो यह है साहब, ये रियलिटी है। अब बताइए क्या करेंगे आप? ये अब तक का सबसे बड़ा सेक्स कांड था, और मैं समझता हूँ पूरे विश्व के अंदर ऐसा सेक्स कांड कहीं भी नहीं हो। पूरे विश्व के अंदर ऐसा सेक्स कांड कहीं नहीं हो, और पूरे विश्व के अंदर इससे बड़ी बेशर्मी आपको कहीं देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है ना। कि वो क्या है, वो बेशर्मी क्या? वो बेशर्मी ये कि सजा ही नहीं हो रही। 8 लोगों को सजा देके बस हो गया, उसमें से भी घटा दो 10 साल, सब बाहर आ गए सर। 12 में हुआ था ना फैसला, सब बाहर है, 10 साल हो गए, सब छूट गए। इसकी कोई बात नहीं करता। ठीक है ना। कितने कमाल की बात है। ठीक है ना, ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर ये बात है। ठीक है ना। समझ में नहीं आया आपको परिमल जी, पल्ले नहीं पड़ा मैंने क्या बोला, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही समझ लो। जो आप समझ रहे हो आप सही समझ रहे हो, आप ऐसे ही समझ लो। आपको मुबारक हो, आपकी समझ मुबारक हो आपको। ठीक है ना। आपकी समझ आपको बिल्कुल बेशक बहुत मुबारक हो। भगवान आप जैसे और बुद्धि दे, भगवान आपको ऐसी बुद्धि और दे। हम तो यही आशीर्वाद देंगे आप। ठीक है। कमाल के लोग हो साहब, कमाल है।
तो ये दिल रो रहा है घटना सुनकर। नहीं भाई, ये तो बेशर्मी की हद है कि हम बाकी सब लोग, हम लोग चुप बैठे, पूरा भारत इस पर चुप बैठा है। क्या मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या इसमें सिर्फ 8 लोगों को सज़ा होनी चाहिए थी? एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, जिसकी भी सज़ा घटा दी गई, कितने लोग इसमें इसमें आरोपी रहे होंगे? अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, क्या जो मदन सिंह के जो लड़के हैं, उन्होंने जो ये किया, हत्या को जायज़ कोई नहीं ठहरा सकता, कानून को हाथ में लेने की बात कोई जायज़ नहीं, लेकिन जब कानून अगर जब नहीं देता न्याय, तब ऐसा विद्रोह होता है ना, तब ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये स्थिति है, क्या करेंगे आप? कानून अगर इतना अंधा हो जाए, एक तरफ आपने देखा वो बाबा जो मंदिर वाले थे, मारपीट का मामला 323 का, 5 साल की जेल, हजारों लड़कियों के बलात्कार, नंगी तस्वीरें मार्केट में घूम रही हैं। कमाल है साहब। ऐसा ये कैसा कानून है भाई? ये किस प्रकार का कानून है? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। कमाल है। तो केस को दोबारा चलाया जाए, ये मांग हम करेंगे, और ये मांग ये बीजेपी के घोषणा पत्र में हो, इसके लिए प्रेशर भी बनाएंगे, आप सब भी बनाइए, क्योंकि भाई कांग्रेस से तो उम्मीद कर नहीं सकते, वो तो आपके लिए कुछ करेगी भी नहीं, क्योंकि उनके तो लोगों के नाम इसमें आए हैं, तो वो कैसे करेंगे? वो तो बरी भी हो गए, है ना। अब क्या? तो भाई सीधे सीधे मांग कीजिए, जो आप लोग जो वहाँ पर है और जितने बीजेपी से संबंधित लोग हैं, आप लोग भी मांग कीजिए अपनी पार्टी से कि आप इस मुद्दे को लेकर चलिए। ये मुद्दा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस मुद्दे को हम दोबारा से ओपन करेंगे, ये हमें आश्वासन चाहिए, ठीक है ना। Faith gone in our judiciary, even Nirbhaya didn't get the justice in spite of proven guilty. These perpetrators after come out would have continued the same heinous crime. हाँ बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है श्री रामा जी, बिल्कुल ऐसा किया होगा।